नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरुआत सबसे पहले 8 तस्वीरों के साथ हम करेंगे और वो 8 तस्वीरें आपके सामने होंगी। आपको बता दें कि एम जोसेफ वर्षिता पर विवाद के बीच कल शपथ लेने जा रहे हैं। उधर संसद भवन की तस्वीर, ये तस्वीर देखिए। राज्यसभा में ओबीसी कमीशन बिल पास हो गया है। इसके मायने क्या है आपको बताएंगे आगे। अब एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं। जेडीयू का ये चेहरा उपसभापति के लिए एनडीए उम्मीदवार होंगे। जेडीयू के हरिवंश चुनाव 9 तारीख को है। एनडीए की अग्नि परीक्षा। उधर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35A पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। करुणानिधि की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालत उनकी चिंताजनक बनी हुई है। अगले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम है और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मेनका गांधी, इन्होंने कहा है कि देश में गड़बड़ी करने वाले कई शेल्टर होम्स मौजूद हैं। इस पर भी मेनका गांधी ने आगे और क्या कुछ कहा आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। इंदिरा नूई की तस्वीर, पेप्सिको सीईओ का पद अब इंदिरा नूई छोड़ देंगी। और उधर गुरुग्राम की भी एक तस्वीर देखिए जरा आप। एक तरफ अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है अपनी ओर, तो दूसरी तरफ देश का सबसे प्रदूषित शहर हो चुका है गुरुग्राम। तो ये 8 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और अब शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। मेहुल चौकसी पर भले ही शिकंजा कसा जा रहा हो, लेकिन उसका भारत आना आसान नहीं है और इसके पीछे जाल, जी हां, जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं किस तरह से जाल बिछा हुआ है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेहुल चौकसी को लेकर क्यों हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है उसका हिंदुस्तान आना, सरकार चाहे जितनी भी कोशिशें करे। क्योंकि एंटीगुआ से भारत की द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है नहीं, जबकि ब्रिटेन के साथ भारत की द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन भगौड़ों की पनाहगाह है। चौकसी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एंटीगुआ से प्रत्यर्पण संधि को भारत ने रेटिफिकेशन किया है। मेहुल चौकसी, जिसको लेकर हिंदुस्तान की सियासत गर्म है, लेकिन क्या वो भारत आ जाएगा? क्या ये इतना आसान है? ये अपने आप में बड़ा सवाल। भारत का इस पर तर्क है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते प्रत्यर्पण कानून पहले से लागू है। तो चौकसी पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन प्रत्यर्पण का ये पूरा का पूरा पेच है क्या? जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सीधा सा सवाल, ये बड़ी कामयाबी मानी जाए उसकी प्रत्यर्पण को लेकर जो कार्रवाई अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, यह सरकार की बड़ी लापरवाही? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि इसे सरकार का एक जाल भी माना जा सकता है जिसमें उसे धीरे धीरे कामयाबी मिल सकती है, लेकिन सरकार की लापरवाही भी साफ तौर पर है। साल 2001 में जो नोटिफिकेशन किया जाना था वो साल 2018 में, यानी कि 17 साल बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया। और ये नोटिफिकेशन उस समय किया गया जब मेहुल चौकसी एंटीगुआ में मौजूद था। इसके पहले इस नोटिफिकेशन को करने की जरूरत नहीं समझी गई और इसी तरह से और भी अदर जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनसे संभवतः ये समझौता करने की जरूरत नहीं समझी गई। ऐसी स्थिति में जो चौकसी का वकील है वो तमाम लीगल पॉइंट्स उठा सकता है इस मामले को लेकर, लेकिन ये तय है चित्रा कि चौकसी के ऊपर फिलहाल तलवार लटक गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं चित्रा कि फॉर्मल अरेस्ट की रिक्वेस्ट भी भारत ने एंटीगुआ को भेज दी है, यानी कि इस फॉर्मल अरेस्ट के बाद चौकसी को एंटीगुआ में गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए चौकसी को वहां जमानत भी लेनी पड़ सकती है। चित्रा, चौकसी को वहां पर जमानत भी लेनी पड़ सकती है। अब बताइए इस पूरे के पूरे मामले को ओम प्रकाश, विदेश मंत्रालय किस तरह से देख रहा है? हिंदुस्तान ले आना क्या इतना आसान होगा जितना कि बताया जा रहा है? बिल्कुल चित्रा, ये बिल्कुल सही बात है कि चौकसी को भारत लाना इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है या जिस तरह से दर्शाया जा रहा है। लेकिन ये तय है कि साल 2019 में भारत में चुनाव होने हैं और चौकसी चूंकि भारत के बिछाए जाल में फिलहाल कहा जा सकता है कि फंस गया है, ऐसे में एंटीगुआ से उसको लाने के लिए भारत सरकार की पूरी तरह से कोशिश होगी। लेकिन दूसरी तरफ चौकसी की कोशिश ये होगी कि वो वहां पर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेगा और भारत वापस ना आने की कोशिश करेगा, क्योंकि एंटीगुआ के जो कानून है उसके मुताबिक वहां के जो नागरिक है उसको प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता। और एंटीगुआ में इसके लिए चौकसी ने ऑलरेडी वहां पर हाई कोर्ट मूव भी कर दिया, यानी कि उसने अपनी हाई कोर्ट में वहां याचिका डाल दी है कि उसे भारत जो है प्रत्यार्पित न किया जाए। ऐसे में एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी और यह आने वाला समय बताएगा कि चौकसी भारत आता है या नहीं, लेकिन एक लंबी लड़ाई है जिसमें संभवतः चौकसी हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना भी जाए।
प्रणय उपाध्याय भी ओपी आपके साथ मौजूद हैं। जरा प्रणय से बातचीत कीजिए और ये जानिए कि विदेश मंत्रालय चौकसी को लेकर कितना चौकन्ना दिखाई दे रहा है। प्रणय, आप बताइए कि विदेश मंत्रालय जो है वो चौकसी को लेकर, खासकर उसके प्रत्यार्पण को लेकर कितना चौकन्ना दिखाई दे रहा है? देखिए, चौकन्ना का तो देखें कि पिछले कुछ समय से यही जद्दोजहद चल रही थी कि किसी तरह से उन्हें कंटेन किया जा सके, क्योंकि एक ये चोर सिपाही सा खेल चल रहा था। लगातार ये कोशिश चल रही थी कि किसी जगह वो रुक सकें जहां उन्हें रोका जा सके। कम से कम फिलहाल इस मामले में एंटीगुआ में मेहुल चोकसी को कंटेन करने में कामयाबी मिली है। प्रत्यार्पण की प्रक्रिया का भी एक गलियारा तलाशा गया है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि 2001 के बाद से बीते 17 सालों में कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई, लेकिन अब उस पुराने प्रोविजन को रेटिफाई किया गया है। 1993 का एंटीगुआ का एक्ट और हमारा जो 1962 का जो एक्सट्रेडिशन एक्ट है, उनके प्रोविजन के तहत इस अरेंजमेंट को एक्टिवेट किया गया है। यानी एक गलियारा जरूर मिल गया है जिससे भारत सरकार चाहे तो उसका तरीका निकाल सकती है। अभी तक जो विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी तक एंटीगुआ सरकार इसके अंदर पॉजिटिव नजर आ रही है। एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, और अगर ये फ्यूजिटिव हम साबित कर पाते हैं वहां पे, तो इररिस्पेक्टिव कि वो एंटीगुअन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है, क्योंकि मेहुल चोकसी ने भी बहुत सारे तथ्यों को छुपाया है एंटीगुअन सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए। तो ऐसे में भारत सरकार की कोशिश होगी कि उसे फ्यूजिटिव या भगोड़ा साबित करके वहां उसकी जो नागरिकता है उसी पर सवालिया निशान लगाया जाए। ये बात लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगी कि एंटीगुआ की सरकार और एंटीगुआ की जो कानूनी व्यवस्था है वो मेहुल चोकसी को कितना समय देती है, वहां पर कितना लंबा वो ड्रैग कर पाता है, क्योंकि कोशिश चलेगी भारत सरकार और एंटीगुआ में मेहुल चोकसी के बीच में कि कानूनी प्रक्रिया को कितना लंबा खींचा जा सकता है और कट शॉट भारत सरकार कितना कर पाती है उसे। बिल्कुल जी चित्रा, बड़ी बातें यहां पर प्रणय उपाध्याय और ओपी तिवारी हमारे संवाददाता बता रहे हैं। आपको बता दें कि मामला सिर्फ एंटीगुआ तक ही सीमित नहीं है। एंटीगुआ से मेहुल चोकसी का लाना मुश्किल है, क्योंकि यही हाल ब्रिटेन के साथ भी है। और यहां पर लगातार हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जाल बिछा हुआ है, एक तरफ मेहुल चोकसी को लेकर, तो दूसरी तरफ एक और नाम जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ब्रिटेन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन वहां पर भगौड़ों की फौज खड़ी है। विजय माल्या 9,000 करोड़, ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग, संजीव चावला क्रिकेट बुकी, टाइगर हनी सूरत धमाका, कृष्णन माइकल अगस्ता वेस्टलैंड दलाली, नदीम सैफी गुलशन कुमार हत्याकांड, रवि शंकरन नेवी वॉर रूम लीक कांड, रेमंड वॉर्ले बाल शोषण का आरोपी। विजय माल्या, ललित मोदी, संजीव चावला, टाइगर हनी, कृष्णन माइकल, नदीम सैफी, रवि शंकरन और रेमंड वॉर्ले, इन नामों को मिलाकर कुल 14 ऐसे भगौड़े हैं जिनकी तलाश हिंदुस्तान को है, लेकिन ये ब्रिटेन में ऐश फरमा रहे हैं। इन नामों की सूची खुद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने करीब 5 महीने पहले यूके को सौंपी थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। दरअसल सच यही है कि दोनों देशों के बीच भगौड़ों के मुद्दे पर कई बार बात हुई, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं। काफी केसेस हैं, कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमारे जो एजेंसीज हैं और जो होम मिनिस्ट्रीज हैं, ये तो हमारा डायलॉग रहता है, इस पे हरदम रहता है, और कोऑपरेशन भी काफी हो रहा है दोनों देशों के बीच में। यूं भारत और ब्रिटेन दोस्त हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती भगौड़ों को सौंपने के मामले में अदालत में फंस जाती है। नतीजा आपकी हमारी कमाई डकारने वाले यूके में चांदी काटते हैं। हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच 30 दिसंबर 1993 को प्रत्यार्पण संधि हुई थी, और तब से लेकर अब तक भारत सिर्फ समीर भाई वीनू भाई पटेल का प्रत्यार्पण कराने में कामयाब रहा है। समीर भाई 2002 गुजरात दंगों का आरोपी था। हत्याचार, मृत्युदंड और राइट टू फैमिली जैसे कानूनों का हवाला देकर ब्रिटेन की अदालत अक्सर भगौड़ों का प्रत्यार्पण रोक देती है, और विजय माल्या सरीखे लोग धुएं का छल्ला बनाकर ब्रिटेन की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते हैं। गौरतलब है कि मोदी राज में सबसे पहले 9,000 करोड़ का घोटाला करके विजय माल्या ने देश छोड़ा था। सरकार की सुस्ती का फायदा उठाकर मामा भांजा यानी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग चुके हैं, और इन भगौड़ों का ठिकाना पता होते हुए भी भारत सरकार के हाथ बंधे हैं, क्योंकि मामला अब दूसरे मुल्क का है। ऐसे में इंतजार कीजिए विजय माल्या पर कोर्ट के फैसले का, क्योंकि अगर विजय माल्या भारत लौटा तो बाकी अपराधियों के प्रत्यर्पण की उम्मीद भी बंधेगी ही।
इंतजार कीजिए, लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा ये कहा नहीं जा सकता है। मेहुल चौकसी और विजय माल्या, दो ऐसे नाम जिनको लेकर हिंदुस्तान की सियासत भी गर्म है। फिलहाल प्रणय उपाध्याय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करती हूं। प्रणय, आप ये बताइए, विजय माल्या को ले आए जाने की दिशा में कितने कदम बढ़े हैं सरकार के? देखिए, विजय माल्या के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जो है वो फरवरी 2018 में जब भारत ने 2017 में, माफ कीजिएगा, जब एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट दी थी, उसके बाद से कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही है। बार बार कानूनी पेंच का सहारा लेके विजय माल्या इस मामले को उलझाते रहते हैं, कभी जेल की सुविधाओं का हवाला देकर, कभी जेल के किस जेल में रखा जाएगा, किस सेल में रखा जाएगा, वहां किस तरीके की सहूलियतें होंगी, कभी मानवाधिकार का हवाला देकर वो इसे ड्रैग करते आए हैं। लेकिन इससे साबित हो रहा है कि लगातार वो अपने ही चीजों में घिरते चले जा रहे हैं और इस बात की संभावना बढ़ती चली जा रही है कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण जो है वो पॉसिबल हो पाएगा ब्रिटेन से। लेकिन ये दोनों अलग अलग मामले हैं। ये बात जरूर है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में कॉमनवेल्थ, जिसके अंदर भारत भी है, जिसमें ब्रिटेन भी है, और उसी के साथ एक्स्ट्रेडिशन का जो प्रोविजन है उसे एंटीगुआ ने भी स्वीकार किया है। लेकिन इसमें एंटीगुआ की सरकार वहां पर किस तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाती, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो किस तरीके से हर एक मामले को ट्रीट करेगा, ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर सबसे पहला अगर आप देखा जाए कि जनवरी 2018 में पीएनबी फ्रॉड के खुलने के बाद से सबसे बड़ी चुनौती चित्रा यही हो रही थी कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आखिर हैं कहां, उन्हें पकड़ा कैसे जाए। किसी एक जगह वो रुक नहीं रहे थे। कभी खबर आती थी कि वो अमेरिका में है, कभी बेल्जियम में खबर आती थी, कभी दुबई में देखे जाने की खबर आती थी। लेकिन अब कम से कम एक चीज तय हुई है कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ में है, जिसकी तस्दीक एंटीगुआ सरकार ने भी की है। भारत सरकार की भी जो जानकारी है वो भी यही है। तो ऐसे में अब कोशिश है कि वहीं उन्हें रखा जाए। पहले रिक्वेस्ट की गई कि और इन कोशिशों को कितनी तेजी से अंजाम दिया जाएगा सरकार की ओर से, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक जाल सा बना हुआ है और इस जाल से बाहर निकलना या इस पर स्पष्ट जवाब देना किसी के लिए भी इस वक्त संभव नहीं नजर आ रहा है। एक जाल और है, उसके बारे में भी आपको खबर करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद के नए रूप में सामने आ गए हैं। कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिश में केएम जोसेफ का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन सरकार की तरफ से भेजे गए नियुक्ति के नोटिफिकेशन में उनका नाम सबसे नीचे हो गया। मतलब यह कि वरिष्ठता के क्रम में वो बाकी दोनों जजों के नीचे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का कोई तय नियम कभी नहीं रहा और यही वजह है कि जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता को लेकर अब विवाद पैदा किया जा रहा है। तो पहले देख लीजिए, जिन 3 नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की है वो कब हाईकोर्ट के जज बने और कब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। इनमें केएम जोसेफ के नाम पर ध्यान दें तो वो 14 अक्टूबर 2004 को हाईकोर्ट के जज बने थे, यानी बाकी 2 जजों से बाद में। लेकिन जब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की बात आई तो वो 31 जुलाई 2014 को चीफ जस्टिस बन गए, यानी कि बाकी 2 नामों से पहले। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कोई भी स्पष्ट नियम नहीं रहा है। कॉलेजियम योग्यता और वरिष्ठता के हिसाब से जजों का चयन करती रही है। ऐसे में कई बार वरिष्ठ जजों को दरकिनार कर दूसरे जजों के नाम की सिफारिश भेजी गई है। लेकिन किन जजों के नाम पर चर्चा हुई और जिस जज को चुना गया उसकी योग्यता क्यों दूसरे जजों से बेहतर मानी गई, इसकी वजह कभी भी कॉलेजियम ने सार्वजनिक नहीं की है। और इसी चक्कर में एक ऐसा विवाद पैदा हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने केएम जोसेफ की वरिष्ठता घटाने की कोशिश की और ऐसा कहने के पीछे भी वजह हैं। दरअसल जनवरी में जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश करते वक्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से कहा गया कि वो उपलब्ध जजों में योग्यतम हैं। सरकार ने उनकी सिफारिश लौटाते हुए कहा कि जोसेफ हाईकोर्ट जजों की वरिष्ठता क्रम में 42वें नंबर पर हैं। उनसे वरिष्ठ 10 चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं। कॉलेजियम ने जुलाई में पहले इंदिरा बनर्जी और फिर विनीत शरण के साथ केएम जोसेफ का नाम भेजा और नियम के मुताबिक सरकार को अब नाम को मंजूरी देना जरूरी था। बीते शुक्रवार को केंद्र ने जस्टिस जोसेफ सहित 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को हरी झंडी दे दी, लेकिन इसके लिए जारी अधिसूचना में जस्टिस जोसेफ का नाम 3रे नंबर पर रखा गया। 3 जजों के नाम की सिफारिश सरकार के पास भेजते वक्त कॉलेजियम ने वरिष्ठता के क्रम पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ऐसे में सरकार ने अपने हिसाब से वरिष्ठता तय की और इसका आधार बनाया हाईकोर्ट में जज बनने की तारीख को। इस लिहाज से जस्टिस इंदिरा बनर्जी वरिष्ठतम हुई, जबकि विनीत शरण और केएम जोसेफ का नाम उनके बाद आया।
लेकिन इसी से कॉलेजियम के सदस्य नाराज दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सीजीआई ने इन जजों को भरोसा दिलाया कि वो जस्टिस गोगोई से परामर्श कर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, जो फिलहाल छुट्टी पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब कुछ हो पाएगा और आखिर इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे शपथ लेने की वजह से केएम जोसेफ के सीजीआई बनने और किसी भी बेंच की अध्यक्षता करने की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। महत्वपूर्ण केस की सुनवाई को लेकर भी उनकी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। दरअसल इशारों में ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर हाईकोर्ट में जज बनने की तारीख को आधार बनाया ताकि केएम जोसेफ का नाम वरिष्ठता क्रम में नीचे आए। और अब सवाल उठाया जा रहा है कि वरिष्ठता इस बात से तय होनी चाहिए कि कौन पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बना। लेकिन सच ये है कि इस मामले में नियम बहुत साफ कभी नहीं रहा। मौजूदा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हाल में रिटायर हुए जस्टिस चेलमेश्वर से पहले हाईकोर्ट जज बने थे। चेलमेश्वर उनसे करीब 2 साल पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बने। लेकिन जब दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, तब जस्टिस मिश्रा को चेलमेश्वर से पहले शपथ दिलाई गई। यानी उस वक्त पहले हाईकोर्ट जज बनने की वजह से उन्हें चेलमेश्वर से वरिष्ठ मान लिया गया। ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां तमाम हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को छोड़कर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। ऐसा करने के पीछे की वजह कभी भी कॉलेजियम ने जाहिर नहीं की। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सथाशिवम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे थे। जजों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर जारी कर चुका है। इस सर्कुलर में भी इंदिरा बनर्जी का नाम सबसे पहले है और उनके बाद विनीत शरण और केएम जोसेफ का नाम है। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की तरफ से भेजे गए वरिष्ठता के क्रम को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में एक बार सर्कुलर जारी हो जाने के बाद इसमें कोई बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी बात है, जरा वो समझिए। जस्टिस जोसेफ को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए जस्टिस जोसेफ ने ही 2016 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया था। उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के हरीश रावत की सरकार थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया था। फिलहाल आज क्या कुछ हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विवादों का जाल बिछा हुआ है यहां पर इस पूरे मामले को लेकर। निपुण, सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये, सीजीआई से आज कॉलेजियम के सदस्यों ने मुलाकात की है, बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई? देखिए, 2 जजों ने मुलाकात की। जैसे कि जानकारी दी जा रही है कि सुबह 10 बजे के करीब जब चाय पर जज मिलते हैं तो जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन बी लोकुर ने चीफ जस्टिस से ये कहा कि अगर सरकार अपनी तरफ से इस तरह से नामों को भेजेगी तो इसका मतलब यह है कि वरिष्ठता सरकार तय कर रही है, जो कि भविष्य में भी जिससे दिक्कत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने उनकी चिंता को सुना और ये आश्वासन दिया कि जो दूसरे वरिष्ठतम जज हैं उनके बाद जस्टिस रंजन गोगोई, वो उनसे बात करेंगे और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से भी बात करेंगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो चर्चा करने की बात की जा रही है, इससे अभी तुरंत जो ये मामला है कि कौन सा जज वरिष्ठ होगा, इस पर बहुत फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि सुबह 10:30 बजे कल शपथ ग्रहण होना है और सर्कुलर उसके लिए जारी हो चुका है। हाँ, भविष्य के लिए कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कल के शपथ ग्रहण पर असर पड़ता इन मेल मुलाकातों से नजर नहीं आता। चलिए, शुक्रिया निपुण इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी बातें यहां पर निपुण सहगल की ओर से बताई गई हैं। फिलहाल अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और अब बात उस जाल की जो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बुनने में लगा हुआ है। मोदी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज ऐलान किया कि 9 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा। ये चुनाव दरअसल एक बार फिर एनडीए और विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने का मौका देगा, क्योंकि राज्यसभा में किसी के पास भी बहुमत नहीं है। बीते 6 महीनों में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने का कोई मौका चूक नहीं रहा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद से चाहे संसद के बाहर हो या संसद के अंदर, लगातार ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि 2019 के लिए एक महागठबंधन खड़ा हो रहा है।
लेकिन ये महागठबंधन वाकई कितना मजबूत है, इसकी पहली परीक्षा 9 अगस्त को होने वाली है, जब राज्यसभा में उपसभापति के लिए चुनाव होगा। वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का उपसभापति बनाने और राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के बाद बीजेपी चाहती तो ये थी कि राज्यसभा के उपसभापति का पद भी उसके ही खाते में आए, लेकिन बहुमत का आंकड़ा न होने के कारण एनडीए के किसी घटक दल के उम्मीदवार को आगे करने की रणनीति बनी, ताकि बाकी विपक्षी दलों का समर्थन मिलना भी आसान हो जाए। इसी रणनीति के तहत जेडीयू के हरिवंश नारायण को उपसभापति के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की चर्चा तेज है। इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरुआती बातचीत भी हो चुकी है। हरिवंश जी को डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने। हमारी बात बहुत पहले हो चुकी है, हम बातचीत के बाद ही हुई है। एनडीए के लिए और जेडीयू के लिए और यूं समूची राज्यसभा के लिए उनसे ज्यादा निष्पक्ष, ईमानदार और निर्भीक उम्मीदवार को दूसरा नहीं हो सकता। 2014 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बनने वाले हरिवंश नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि हरिवंश के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार को भी साध रही है। जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और एनडीए के बीच मनमुटाव की खबरें आई, उसे देखते हुए बीजेपी का ये दाव नीतीश से सीटों की डील को आसान करने में मददगार साबित हो सकता है। चर्चा अकाली दल सांसद नरेश गुजराल के नाम की भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी खुद इस परीक्षा में पास हो पाएगी, क्योंकि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। बहुमत के लिए 123 सदस्यों के वोट की जरूरत है। अब अगर राज्यसभा में सरकार की ताकत देखें तो उसके कुल 115 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी के अलावा सबसे बड़ी संख्या एआईएडीएमके की है, जिसके 13 सांसद हैं। इसके अलावा टीआरएस के 6 सांसदों का साथ भी सरकार के लिए काफी अहम साबित होगा। वहीं विपक्ष का आंकड़ा 113 पर ही सिमट रहा है। ऐसे में जीत की चाबी उस बीजू जनता दल के पास है, जिसके कुल 9 सदस्य हैं और जिसने अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में हिस्सा न लेकर एक तरह से सरकार की मदद की थी। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, पीडीपी का रुख भी अभी साफ नहीं है। यानी मौजूदा समीकरणों के हिसाब से एनडीए के पास 8 वोट कम है। वहीं विपक्ष की तरफ से फिलहाल एनसीपी की वंदना चौहान, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजेडी के प्रसन्ना आचार्य और केटीएस तुलसी के नामों की चर्चा चल रही है। अगर विपक्ष बीजेडी के प्रसन्ना आचार्य के नाम पर कोई सहमति बना पाता है तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल विपक्ष इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचता दिख नहीं रहा है। डिप्टी चेयरमैन के बारे में आज नोटिफिकेशन, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है उसके बारे में आज नोटिफिकेशन इशू हुई है और हम चाहेंगे कि विपक्ष को मिलना चाहे। सरकार अगर थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होती तो उनको खुद ही विपक्ष को देना चाहिए था। संख्या बल के हिसाब से अपोजिशन के पास नंबर भी है, लेकिन बीजेपी शुड सपोर्ट, वो सपोर्ट कर दें अपोजिशन का, जो भी कैंडिडेट हो, जहां से भी हो। तो भाजपा को चाहिए बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष द्वारा जो भी नाम निर्देशित उम्मीदवार हों उनके पक्ष में आ जाए। बिना ही कोई सर्वसम्मति से हो जाए, कोई दूसरा कैंडिडेट ही ना आए और दूसरी पार्टियों से बात भी हुई है। हालांकि आम सहमति के दावों के बावजूद चुनाव होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में दोनों पक्षों की नजर उन 16 सांसदों पर होगी जो फिलहाल तटस्थ हैं। देखिए, ये आंकड़ों का जाल है जिसको बुनने की कोशिश में हर एक दल है, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में रहेंगे ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले में कल दोपहर 1 बजे विपक्ष की बैठक होनी है और माना जा रहा है उसके बाद उनके उपसभापति उम्मीदवार का नाम सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हुए अब बात एनआरसी की। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन अब धीरे धीरे नेशनल रजिस्टर फॉर कंट्रोवर्सी बनता जा रहा है और अब खुद असम बीजेपी ने एनआरसी के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कम से कम 40-45 लाख लोगों के नाम जरूर इसमें छूटे हैं, ऐसा इस सेंसस रिपोर्ट की अनुमानित जो हम अनुमान अगर हम लगाएं इस रिपोर्ट के आधार पे मैं कह रहा हूं। फुलफिल 100% नहीं हुआ, एनआरसी और अच्छा से होना चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि जिन घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी की मुहिम चलाई गई थी उसमें बांग्लादेश से आए अधिकतर घुसपैठियों ने हिस्सा ही नहीं लिया।
क्योंकि एनआरसी में अब तक सिर्फ 3 करोड़ 29 लाख लोगों के आवेदन मिले हैं, जबकि असम बीजेपी का दावा है कि 2012 की जनगणना के औसत के हिसाब से प्रदेश की आबादी 4 करोड़ के करीब होनी चाहिए, यानी 50 से 70 लाख लोगों ने आवेदन किया ही नहीं। और वो कौन से लोग हैं जो इस प्रक्रिया से दूर हैं? इन सवालों पर एनआरसी के पास कोई ठोस जवाब भी नहीं है। जिन्होंने इसमें नहीं अप्लाई करा या इस प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, वो क्वेश्चंस आंसर करने के लिए मैं उचित अधिकारी नहीं हूँ। और एनआरसी के तौर तरीकों पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि खुद असम की पूर्व सीएम सैयदा अनवारा तैमूर और उनके बच्चों का नाम भी एनआरसी के ड्राफ्ट में शामिल नहीं किए गए। हम देख सकते हैं यहाँ एक तस्वीर, राज्यसभा की तस्वीर है। पंक्तियों में सारे नेता हम देख सकते हैं, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे हैं, ठीक पीछे तैमूर जी बैठी हुई हैं। हम पास में ही एक और तस्वीर हम देख सकते हैं, शपथ ग्रहण की तस्वीर, यानी कि श्रीमती सैयदा अनवारा तैमूर जी जिस वक्त शपथ ले रही थी मुख्यमंत्री की, असम के मुख्यमंत्री के तौर पे, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम एनआरसी के ड्राफ्ट में नहीं है, क्या कहेंगे? जी, उनका तो नाम तो नहीं होने के तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का नाम एनआरसी में नहीं आने का इनका तो मेरा जितना तक मालूम है, जितना तक मुझे मालूम है, उनका तो सारा डॉक्यूमेंट जमा दिया था। और इनसे मिलिए, ये मीनाक्षी चक्रवर्ती हैं, खुद एनआरसी की फील्ड ऑफिसर हैं। पिछले 3 सालों से असम के गांव-गांव में घूम कर लोगों को एनआरसी के बारे में जानकारी दे रही हैं, लेकिन इनका और इनकी बेटी का नाम भी एनआरसी के दूसरे ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया। जिन लोगों का नाम है, फोटो है, उनके डाउट में तो नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड जिन लोगों का पास है, इन लोगों को तो नहीं होना चाहिए डाउट में। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरा नाम नहीं आया। इट्स वेरी शॉकिंग बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज गिवन मी दिस बर्थ सर्टिफिकेट, सो ऑफ कोर्स माय नेम शुड बी देयर। असम में लगभग 40 लाख की आबादी ऐसी है जिनकी जड़ें यूपी और बिहार से जुड़ी हैं, और अब बिहार से जुड़े संगठन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि ज्यादातर लोगों के नाम इसलिए बाहर कर दिए गए क्योंकि एनआरसी अधिकारियों को सही से हिंदी नहीं आती। सरकार जब 1200 करोड़ रुपया आपको दिया है एनआरसी के काम करने के लिए, तो कम से कम हिंदी लिखने पढ़ने वाला आप रखें, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट्स पढ़े कि लोगों का नाम आए ड्राफ्ट लिस्ट में, चाहे एनआरसी में आए, हम ये मांग करेंगे। जिनके पास संगठन है वो एक साथ है, लेकिन असम में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसा ही हाल असम के दरंग और मलंगदोई इलाके के लोगों का है। दरंग में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा वर्ग 1947 के दौर में ही हिंदुस्तान आ गया था, जिसका सबूत भी इनके पास है, लेकिन एनआरसी ने ऐसे लोगों को भी लिस्ट से बाहर कर दिया है। वहीं मंगलदोई शहर का एक भी घर ऐसा नहीं है जहां परिवार के सभी सदस्यों को एनआरसी में जगह मिली हो। परेशानी भी हो रही है, क्योंकि तो हम तो सुन रहे थे यहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग परेशान है कि हमें जल्द से जल्द हमें एनआरसी में नाम मिल जाए। मान लीजिए मेरा एक लीगेसी में हम लोग 10 आदमी अप्लाई किया, उसमें 5 आदमी को, 5 बंदा को एनआरसी आया। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो लोग छूट गए हैं उन्हें आगे भी अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब एनआरसी प्रक्रिया पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं तो लोगों के साथ न्याय होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, एनआरसी का ये जाल ऐसा है जिसमें 40 लाख लोग फंसे हुए हैं और उनके भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर देश के जिन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है, उनमें त्रिपुरा भी एक है, जहां असम के बाद एनआरसी की मांग उठ रही है और त्रिपुरा में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आखिर क्यों अपनी जान दांव पर लगाकर हिंदुस्तान पहुंचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रणवीर ने। त्रिपुरा पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य, जिसका बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। आबादी लगभग 38 लाख और अनुमान के मुताबिक 4 लाख के करीब घुसपैठिए हैं, मतलब कुल आबादी का 10%। और पिछले 72 सालों से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत क्यों आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने हम पहुंचे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। बांग्लादेश के लोग आखिर भारत क्यों आते हैं, इस बात की पड़ताल करते हुए जब त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में हम घूमते रहे तो कुछ बांग्लादेशियों से हमारी मुलाकात हुई। ऐसा ही एक परिवार अगरतला में रहता है जो
कुछ साल पहले बांग्लादेश से भागकर भारत में आया था और यहाँ वो रिक्शा चलाते हैं। बोल सकते हो उतना बोल। पहचान छिपाने की शर्त पर हमें यहाँ एक शख्स मिला जो कई साल पहले घुसपैठ करके भारत पहुँचा था। आज ये अगरतला में रिक्शा चलाता है, लेकिन बांग्लादेश वापस लौटने के सवाल पर कहता है कि मर जाएगा, लेकिन बांग्लादेश वापस नहीं जाएगा। तो जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो गोली खाने को तैयार थे, लेकिन वापस नहीं जाना था। नहीं, वो नहीं जाना था। नहीं जाना था। अब बीएसएफ गोली मार देती तो মরতো হতো। এখানে তো সব আত্মীয় স্বজন আছে, মরল নিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য 10 পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য তো, আর ওইখানে তো তাও। और इसी बस्ती में हमें एक और परिवार मिला जो 6 साल पहले सरहद लांघकर अवैध तरीके से त्रिपुरा में घुसा था। घर टीन का है और देवी देवता के पोस्टर बताने के लिए काफी थे कि परिवार बांग्लादेशी हिंदू है। इस परिवार से भी हमने वही सवाल पूछा जो पहले पूछा था। सवाल ये कि आखिर घुसपैठ करके भारत में क्यों आना पड़ा, और जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। इनको पूछिए, इनको वहाँ तकलीफ क्या होती थी बांग्लादेश में? এর মধ্যে মায়া লয়ে মনে করেন আমি চলতে ফিরতে পারতাম না, স্কুলে ভর্তি করাইলে মায়ের লগে ফুলা পাইতে টিটকারি দিত, এগুলো লগে আমরা পারতাম না, আমরা জুন নাই কিছু নাই, ওইখানে বাংলাদেশ তো আমার কোনো আত্মীয় কুটুম নাই, এই জন্য আমরা নয়া পড়ছি। এই গরুর মাংস দিয়ে হারা ঢিলা মারতো বাড়ির ভিতরে, কিছু কইলে বাড়িতে হারা মায়ের দূর করতো, এই জন্য আমরা ওইখান থেকে আয়া পড়ছি। यहाँ से पड़ताल आगे बढ़ाते हुए हम रीता बर्मन के घर पहुँचे। रीता का परिवार 10 साल पहले तब भारत आ गया था। महज 2000 रुपयों में दलाल ने बॉर्डर पार करा दिया था। हालांकि रीता के पति के दादा दशकों पहले हिंदुस्तान में ही रहते थे और उसी दौर के कागजातों के आधार पर अब इनके परिवार में 3 सदस्यों का आधार कार्ड भी बन चुका है। হিন্দু দিকে তো ইয়ে নাই বুঝতো না, মুসলিম। হ্যাঁ, এটা তো আমাদের দেশ। আমার শ্বশুর সবসময় কইতো মা ভারতবর্ষ হলো আমাদের দেশ। ये बोल रहे इंडिया गवर्नमेंट तो ये मेरा देश है, हम लोग इधर ही चला जाएंगे। अच्छा, इसलिए आ गई। और बांग्लादेश से आए परिवारों से बात करने पर हमें 2 बड़े कारणों का पता चला। पहला कारण ये कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू खुद को महफूज नहीं समझते। दूसरा कारण, कई बांग्लादेशी परिवार ऐसे हैं जो इसलिए घुसपैठ करके भारत पहुंचे क्योंकि इनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। लेकिन घुसपैठ की असली वजह हमें बताई त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट कलर्स अखबार के संपादक संजीव देव ने। संजीव के मुताबिक भारत में बांग्लादेशियों को न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है, इसीलिए रोजगार की तलाश में भी एक बड़ा वर्ग घुसपैठ करता है। For safety they are coming here, and another portion is coming here, and they because of India is a more economically comfortable place. So these people comes, but these people, very few of them settles in Tripura because there are economic opportunities are very limited. So they went to upcountry states. भले ही घुसपैठ का कारण कोई भी रहे, लेकिन एक सच तो ये भी है कि त्रिपुरा की आबादी का एक बड़ा वर्ग खुद बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है और ऐसे में घुसपैठ से बहुत हद तक स्थानीय लोगों का हक भी मारा गया है। अगरतला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। घुसपैठ का जाल भी अजब गजब है। आपको बता दें, एक तरफ त्रिपुरा के सीएम की ओर से खंडन किया जा चुका है कि जरूरत नहीं है त्रिपुरा में, लेकिन बीजेपी इसमें अपना मोटा वोट बैंक देख रही है। आगे बढ़ते हुए त्रिपुरा से आपको लेकर चलते हैं अब बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। आज उन्होंने इस बात की सफाई दी है कि इस मामले में कार्रवाई को लेकर सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि किसी भी आरोप पर अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करने वाले नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर कांड में अपनी समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का समर्थन आखिर क्यों कर रहे हैं। नीतीश के इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी तो नहीं। जब ये बातें आई, हमने मंत्री को बुलाकर पूछा और उन्होंने साफ डिनाई किया और फिर खुद भी आकर के कही, तो उनकी जो बातें थी हमने भी सुन लिया, लेकिन प्रश्न यह है कि किसी को अकारण जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता है जब तक कि कोई बात नहीं आ जाए। सीएम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? कभी किसी दोषी
आरोपी या गड़बड़ करने वालों ने माना है कि गलती उसकी थी या गलती से भी उससे गलती हुई? आपने समाज कल्याण मंत्री से पूछा और उन्होंने कह दिया कि उनकी किसी तरह की कोई गलती नहीं, तो क्या बात खत्म हो गई? नैतिकता नाम की भी एक चिड़िया है जो चीख चीख कर कह रही है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक तो कम से कम उस विभाग की मुखिया को मंत्रालय से दूर रखा जाए, जिसके अधीन आने वाले शेल्टर होम में 34 बच्चियों से रेप हो गया और जिनका पति चंद्रशेखर भी आरोपियों में से एक है। और अब तो खुद सहयोगी दल के नेता मंजू वर्मा का इस्तीफा मांगने लगे हैं। निष्पक्ष जांच के लिए तो उचित है, नीतीश जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए, ले लिए हैं तो निष्पक्ष जांच कराने के, क्योंकि इनका नाम आ गया है, उनके पति का भी वहां जाने का नाम है, तो उनको तो खुद चाहिए था कि निष्पक्ष जांच कराने के लिए अपने को हट जाना। और नीतीश जी को भी चाहिए कि अपने को पाक साफ करने के लिए उनको कहना कि भाई तब तक के लिए सस्पेंड रहिए। डिपार्टमेंट में रहते हुए इतना दिन से जब गड़बड़ी चल रही थी उसकी जानकारी होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो कम से कम जब तक की इंक्वायरी हो रहा है तब तक रिजाइन कर दें। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर रेपकांड पर करीब 58 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विरोधियों पर तंज कसा। तो ऐसे चिंता में कोई हंसते हुए बैठता है? अब शब्द बोलने के कारण जिस नेता की पूरी आलोचना हुई और महिलाओं में काफी विरोध हुआ था, कैंडल लेके खड़े हैं, मार्च कर रहे हैं। भविष्य में ऐसा न हो, इस बाबत अपनी योजना बताए। ऐसी घटना न घटे, सिस्टम को भी दुरुस्त करने में हम तो तीनों काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच की दुहाई दी। क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले, इस क्राइम को करने वाले लोग, उस पर न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से सीबीआई करे। देश के दूसरे बालिका सुधार गृहों की बदहाली का हवाला दिया। ये बिहार ही है और कहीं के बारे में मालूम हो तो बताइए। किसी और राज्य में TISS या इस तरह की कोई संगठन से किसी ने जांच करवाया है? लेकिन 3 सवालों पर साफ साफ नहीं बोल पाए कि आखिर मंजू वर्मा को मंत्रिमंडल में रखने की ऐसी क्या मजबूरी है कि उच्च नैतिक मानदंड की बात करने वाले नीतीश उन्हें सिर्फ जांच पूरी होने तक मंत्रिमंडल से अलग नहीं कर पा रहे। नीतीश का सुशासन ऐसा क्यों है जिसमें एक बालिका सुधार गृह में हो रहे सालों साल से चल रहे जघन्य अपराध का खुलासा पुलिस प्रशासन या स्थानीय नागरिक ने नहीं बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ऑडिट रिपोर्ट से होता है? और क्या विरोध को राजनीतिक बताने वाले नीतीश के हाथ खुद ही राजनीतिक दुश्वारियों की वजह से बंद तो नहीं गए हैं? बिहार में हम देख रहे हैं किस तरीके से ब्रजेश ठाकुर अभी भी अस्पताल में बैठे हुए हैं पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो उससे दिखाता है कि आज जो शेल्टर होम के नाम पे जो काम हो रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये घटना होती ही नहीं अगर सरकारें सतर्क रहती। सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं दायित्व बनता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार उच्च नैतिक मूल्यों का हवाला अक्सर राजनीति में देते हुए दिखाई देने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि 2005 में मानव संसाधन विभाग के मंत्री जीतन राम मांझी को शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के एक मामले में नाम आने के बाद फौरन हटा दिया। 2010 में गलत आरोप लगाने वाले मंत्री जमशेद अशरफ को बर्खास्त कर दिया था। 2011 में सहकारिता मंत्री रामाधर सिंह को बर्खास्त किया। 2015 में स्टिंग में उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा फंसे तो उन्हें बर्खास्त किया था। 2017 में तेजस्वी पर करप्शन के आरोप लगे तो गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन बच्चियों से रेप और यौन शोषण के मामले में एक आरोपी की पत्नी और शेल्टर होम संचालित करने वाले विभाग की मंत्री को जांच पूरी होने तक नीतीश बाहर नहीं बैठा पा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह यह है कि मंजू वर्मा कोयरी समुदाय से संबंध रखती हैं? क्योंकि बिहार में अभी उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के सबसे बड़े नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नीतीश को हमेशा कटघरे में खड़ा करती है। तो क्या मंजू को हटाकर नीतीश कोयरी वोटरों के नाराज होने का खतरा नहीं मोल लेना चाह रहे? गौरतलब है कि बिहार में 4 से 5% कोयरी वोटर हैं। तो क्या बच्चियों से रेप के मामले में इंसाफ भी राजनीति के साए में भटक रहा है? क्योंकि इंसाफ कैसे और कब होगा कोई नहीं जानता। हाँ, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर अस्पताल पहुंचकर आराम फरमा रहा है। हंगामा लोकसभा तक पहुंच गया है। सीबीआई जांच करते हुए मुजफ्फरपुर में सक्रिय हो गई है। विरोध सड़क से जंतर मंतर तक पहुंच गया है। एबीपी न्यूज के लिए प्रकाश कुमार।
नैतिकता की बात चुनावी भाषणों में जितनी भी की जाए, लेकिन जैसे ही बेटी बचाओ की बात आती है और अगर वहां पर खालिस राजनीति वोट बैंक दिखाई देता है तो फिर नेता अपने ही वायदों से पलट जाते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। लेकिन सीधा सा सवाल मेरा आपसे यह है, आपकी सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर या नहीं है? बहुत संवेदनशील है, और संवेदनशील है इसीलिए भारत में पहली बार उदाहरण दिखाइए, थर्ड पार्टी से सरकार ने इंस्पेक्शन कराया। TISS से इंस्पेक्शन कराना ये सरकार के निर्देश पर उन्होंने इसकी जांच की, थर्ड पार्टी से, सरकारी एजेंसी से नहीं कराया। और जब जो ही उसकी रिपोर्ट आई और उसकी समीक्षा हुई और तुरंत कार्रवाई हुई, कार्रवाई ही नहीं मजबूती से कार्रवाई हुई। जितने लोग थे वो जेल गए, गिरफ्तार किए गए, और इसके बावजूद कई तरह के संदेह पैदा करने की कोशिश सांसदों की बात तो सुने मंत्री जी आप, कई हाउसेस से। फिर सरकार ने वो क्या बोल रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने देश को सुनाया है कि बीजेपी सांसदों का स्टैंड इस पर क्या है बिहार में? हमने बीजेपी के जिन लोगों ने बताया है, मैंने आपके चैनल पर अभी भी सुना है, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत बयान हैं। ये ना तो बीजेपी पार्टी की है, ना ही मेरे अध्यक्ष ने, ना ही किसी प्रवक्ता ने, और ना ही कि सरकार के किसी बीजेपी के मंत्री ने कहा है। ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। सरकार और बीजेपी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मतलब ये तो हमारा ये मानना है कि जो आपको सूट करे वो पार्टी की लाइन है, जो आपको सूट नहीं करे आप बोलेंगे ये उनका व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार भी तो कम से कम ढंग का है ना, उस चीज को मान क्यों नहीं लेते? ये बताइए, मंजू वर्मा को हटाने के नहीं पीछे, मतलब जिस तरह से आप लोगों के कदम आगे बढ़े हैं, बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? क्या कारण है कि मंजू वर्मा को मंत्रिमंडल में बनाए रखना नीतीश कुमार की मजबूरी है? नहीं, देखिए मजबूरी का सवाल नहीं है। किसी को कैसे हम हटा सकते हैं जब पर उनका चार्ज नहीं आया हो? कैसे मानते हैं कि वो दोषी है? जांच चल रही है, जांच को क्या प्रभावित करना है? जांच अपनी दिशा में चल रही है। किसने अभियोग लगाया? किसके ओर से अभियोग आया? ये अभियोग कहां से आया? ये अभियोग आया उनका जिनके पति जेल में हैं, उनकी पत्नी ने जी, ये इतना गंभीर और संवेदनशील मामला है। मैं हैरान हूं कि बड़े-बड़े मंत्रियों की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये बताइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जहां पर आरोप लगते ही तुरंत मंत्रियों को हटा दिया गया। मंजू वर्मा का मामला ही बिल्कुल अलग है, 36 बच्चियों का सवाल है, लेकिन अब आपकी सरकार की संवेदनशीलता इस पूरे मामले में गायब है। हाँ, ठीक बात। नहीं चित्रा जी, नहीं, गायब नहीं है, संवेदनशील है। क्या किसी 34 बच्चियों ने इनका नाम लिया? वो क्यों? उन्होंने नाम लिया जिनके पति इसी कारण से जेल में हैं, उनकी पत्नी ने नाम लिया। स्थिति को समझिए। ये कुछ लोग हवा खड़ा करना चाहते हैं कई कारणों से, जो हमारे विरोध के। मुखिया का दायित्व क्या होता है? दायित्व हुआ जब तक जांच चलेगी तब तक वो मंत्री पद पर बनी रहेंगी। कल्याण विभाग को जो ही जानकारी मिली और थर्ड पार्टी से उसने जांच कराया, तब तक वो सरकार में बनी रहेंगी। चित्रा जी, अपनी एजेंसी से नहीं कराया, CID से नहीं कराया, थर्ड पार्टी से कराया, टाटा इंस्टीट्यूट से कराया। इसको धन्यवाद दीजिए। और जो ही संदेह आया कि हमने CBI को दे दिया, CBI को दे दिया, आप हमारी नियत पर संदेह मत करिए। ये RJD वाले हुआ करा करते हैं, जिन्होंने आज तक राजवल्लभ यादव को, जो बलात्कार के केस में 1 साल से जेल में है, उसको पार्टी से नहीं निकाला। मतलब RJD जो कर रही है वही JDU और BJP भी करेगी। IAS की बीवी श्वेता विश्वास पर बलात्कार हुआ और इसलिए वो लोग लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, एक्स डिप्टी CM, वो भी अभी भी उन पर नोटिस है। हमारे पार्टी में जिस दिन जसवंत सिन्हा पर नोटिस हुआ, अपोजिशन लीडर थे, 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया हवाला कांड में, और इन पर ED ने नोटिस दिया है। ये चार्जशीटेड है तेजस्वी। फिर चले गए आप वहां पर। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? वक्त की कमी है। विनोद नारायण झा जी, बहुत शुक्रिया ABP न्यूज से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस गंभीर मुद्दे पर आपकी सरकार कम से कम संवेदनशीलता का परिचय दे और बच्चियों के साथ तुरंत न्याय हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि यूपी के देवरिया के एक बालिका गृह से भी ऐसी ही खबर सामने आई है।
पुलिस की छापेमारी में देवरिया के बालिका गृह से 24 लड़कियों को छुड़ाया गया। योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए देवरिया के डीएम को हटा दिया है। बड़ी में ले जाती थी, अलमारी जाने कहती थी तो नेका बांध के इसे ले जाया जाता है। और सफ़ेद कार आती है, एक खाली काली से आई थी, एक खाली लाल से आई थी। तो क्या क्या करते थे? वो सुबह कैसे आती थी? सुबह क्या करती थी तुमसे? सुबह कुछ नहीं कहती थी, रोती थी, उनका फूल जाता था, पूछते थे तो कुछ नहीं बताती थी। तुम वहाँ क्या करते थे? हम काम करते थे। क्या काम करते? झाड़ू पोछा बर्तन बढ़िया सब मारते थे। बहुत दिन से वो बताई, जल्दी नहीं आते लोग, 1 महीना पर आते लोग, कभी 20 दिन पर। और 4 बजे खुल जाती थी या सुबह आती थी। अगर ये बच्ची किसी तरह भाग कर न आ पाती और पुलिस को ये सारी बातें न बताती तो क्या देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालिका गृह का सच कभी सामने आ पाता? ये सवाल इसलिए अहम हो चला है क्योंकि अब इस घटना का खुलासा होने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि देवरिया के इस बालिका गृह में सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन अगर सबको ऐसा शक था तो फिर क्यों इतने समय तक प्रशासन सोता रहा, विधायक सोते रहे, सरकार सोती रही? मैंने शिकायत किया था कि गिरिजा त्रिपाठी का मैंने अनैतिक रूप से चल रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर, जो सीबीआई जांच में घेरे में पाए गए हैं, और इसको बंद किया जाए। बहुत पहले इसको हट जाना चाहिए था, इस बालगृह को बंद हो जाना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने तरफ से जो हमारे स्वाधार घर इस तरह के चल रहे थे या बालगृह चल रहे थे, उनका निरीक्षण करवाया था। जून 2017 जब हमारी सरकार आई, हमने इनका लाइसेंस खत्म किया। बिहार के मुजफ्फरपुर की तरह ही देवरिया के इस बालिका गृह में भी बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। एक बच्ची की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने छापेमारी की तो 24 लड़कियों को यहां से छुड़ाया गया। 4 जगह छापेमारी मारी और करीब 21 + 3 24 बच्चों को रिहा करवाया। अभी और भी 10-15 बच्चों का पता नहीं चल रहा कहाँ है। आरोपों के मुताबिक इस बालिका गृह में 15 से 18 साल की लड़कियों का यौन शोषण होता था। उन्हें रात के वक्त गाड़ियों से कहीं भेजा जाता था, जहां से वो सुबह रोते हुए वापस लौटती थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने बालिका गृह की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, उनके पति मोहन तिवारी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। तो किसने आरोप लगाया? कौन लड़की है? नहीं, मेरे सामने बुलाइए लड़की को। आप पुलिस प्रशासन की लड़कियां वहाँ आ रही थी तो गलत हो रहा था, रोज कांस्टेबल आ रही थी, जा रही थी, क्यों नहीं पता लगा? आप अपने कस्टडी में कुछ भी कहवा लेंगे। कल महिला कांस्टेबल जाती थी, एसओ जाती थी, तो गलत हो रहा था तो लोगों को पता नहीं लग रहा था। ये सारे लोग इसी जिले के रहने वाले हैं। 30 साल में कभी सूचना मिली? बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले ही इस बालिका गृह की मान्यता रद्द कर दी गई थी। जिला प्रोबेशन अधिकारी कई बार संस्था को बच्चियों को हैंडओवर करने का नोटिस दे चुके थे। और इतना ही नहीं, 3 अगस्त को ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपद के बाल गृह के निरीक्षण का आदेश दिया था। इस सब के बावजूद देवरिया के इस बालिका गृह में जो कुछ हो रहा था उसे रोका नहीं जा सका और अब सारी जिम्मेदारी डीएम पर डालकर हाथ झाड़ने की कोशिश हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से तत्काल वहाँ के जिलाधिकारी को जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि वो 1 वर्ष से वहाँ पर डीएम हैं और लगातार उनको लिखकर भेजा जा रहा था कि अनाधिकृत रूप से ये बाल गृह चल रहा है, महिला आश्रय गृह चल रहा है, इसको आप बंद करिए, परंतु उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जो मुजफ्फरपुर और देवरिया में जो हुआ है, इससे हम लोग चकित भी हैं और दुखी भी, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे जगह निकलेंगे। पैसे हम भेजते हैं, स्टेट कभी देखता नहीं है। अब इस घटना की जांच के लिए सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम को देवरिया भेजा गया है, लेकिन विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। देवरिया वाला कांड तो मात्र योगी जी के घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर है। उस एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो चुका था, उसके बावजूद वो कौन सी प्रशासनिक संरक्षण था उसको? योगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए जो है किसी सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। हम तो बार बार कहते आए कि उत्तर प्रदेश में ये जो क्राइम है वो बढ़ रहा है,
जो और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार है, ये पिछले 16 महीनों में बढ़ा है। यानी बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह की तरह ही अब देवरिया का मामला भी राजनीतिक दांवपेच में उलझता हुआ दिख रहा है। बेटी बचाओ सिर्फ नारों में ही सिमट कर ये शब्द ना रह जाए। आपको बता दें, जब ट्रॉफी ट्रांसफर का खेल शुरू हो जाता है तो उसके बाद न्याय की उम्मीद बेहद कम रह जाती है। फिलहाल अब इस खबर से निकलते हुए अगली बड़ी खबर आपको दे देते हैं। बात महाराष्ट्र की करेंगे और यहां पर भी एक जाल बिछा हुआ है। सीएम के भरोसे के बाद भी आरक्षण की आग अंदर ही अंदर महाराष्ट्र में धधक रही है। बैठकों का सिलसिला दिल्ली से लेकर मुंबई तक जारी है। सीएम नवंबर तक वक्त मांग रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी लिखित भरोसे के बगैर वक्त देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। आपण अद्याप मेगा भरतीची कारवाई सुरू केलेली नाही। एकीकडे एससी, एसटी आणि ओबीसीवर अन्याय होऊ न देता मराठा समाजाला देखील न्याय कसा देता येईल हा प्रयत्न आपण सुरू केलेला आहे। त्या संदर्भातली कायदेशीर कारवाई आपण पूर्ण करतो आहोत आणि जोपर्यंत ही कायदेशीर कारवाई आपण पूर्ण करणार नाही तोपर्यंत मेगा भरती आपण सुरू देखील करणार नाही आहोत। मराठा आंदोलन की तपिश फडणवीस सरकार पहले ही महसूस कर चुकी है, लिहाजा सरकार अब और कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। पहले सीएम फडणवीस दिल्ली में पीएम से मिले, फिर अमित शाह ने मराठा आंदोलन पर पार्टी सांसदों के साथ मंथन किया और बैठकों का दौर बताने के लिए काफी है कि मराठा आरक्षण न सिर्फ फडणवीस सरकार के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी गले की फांस बन चुका है। आंदोलनकारियों से वक्त नवंबर तक मांगा जा रहा है और दलील कानूनी प्रक्रियाओं की दी जा रही है। तब तक के लिए 72,000 नौकरियों की भर्ती पर भी ब्रेक लग गया है। उशिरात उशिरा नोव्हेंबर पर्यंत या संदर्भातली सगळी वैधानिक कारवाई पूर्ण झाली पाहिजे। अहवाल जर लवकर आला तर अहवाल आल्यापासून 1 महिन्याच्या आत आवश्यक असेल तर विशेष अधिवेशन बोलवून ही वैधानिक कारवाई पूर्ण केली जाईल। पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नोव्हेंबर महिना संपेपर्यंत ही वैधानिक कारवाई पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का आरोप है कि सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए खोखले वादे कर रही है। ते म्हणतात की आम्ही मेगा भरती करू आणि दुसरीकडे नितीन गडकरी म्हणतात की आरक्षण जरी दिले तर नोकरी आहेत तरी कुठे। हे विधान कालचं औरंगाबाद में केलेलं विधान आहे। सिर्फ जवानी जमा खर्च जिस तरह से मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसी के कारण परिस्थितियां कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। इस बीच मराठा संगठनों ने 9 अगस्त को बीड़ के परली में आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द आरक्षण को कानूनी शक्ल नहीं दी गई तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने नहीं देंगे। लाखों की मोर्चा निकालने हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। 5-25 लाख का एक मोर्चा निकल दीजिए और आने वाला शीतकालीन आंदोलन बंद कर दीजिए। जब तक मराठों का निर्णय नहीं होता है तब तक आंदोलन अधिवेशन क्या तो प्रशासन का एक सुई तक नहीं हिलना देना चाहिए। आरक्षण समर्थकों का तर्क है कि महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण तमिलनाडु की तर्ज पर दिया जा सकता है, जहां करीब 70% आरक्षण है। 1994 में तमिलनाडु में संविधान में संशोधन किया गया, जिसे 76वां संशोधन माना जाता है और जो संविधान की 9वीं सूची का हिस्सा है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं। पहले 9वीं सूची के अंतर्गत किए गए संशोधन न्यायिक समीक्षा से मुक्त थे, लेकिन कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 9वीं सूची के अंतर्गत किए गए संशोधन की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मराठा आरक्षण पर विवाद चालू है और इसकी तपिश महसूस कर रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उधर SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर दलितों के साथ साथ ओबीसी के लिए भी अपना चुनावी जाल फेंक दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से मोदी के खिलाफ एकजुट होने में लगे महागठबंधन को भी झटका लग सकता है। The bill as amended by the amendments agreed to is passed by the required majority. चुनावी साल में मोदी सरकार ने एक और दांव चल दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। इससे पहले 2 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पास हुआ था। अब संशोधनों के साथ राज्यसभा में पेश किए गए बिल के पक्ष में 156 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग पर संवैधानिक संशोधन बिल
सर्वानुमत से पारित हुआ है। इसके साथ ही बहुत समय से देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों की जो मांग थी उसको सही अंजाम तक पहुंचाने में, उसको पूरी करने में सफलता मिली है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब है कि आयोग अब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी भी करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। हालांकि ये आयोग राज्यों के मामले में दखल नहीं देगा, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में किसी भी जाति को शामिल करने या हटाने के संबंधी सिफारिश करेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब समूचा विपक्ष देश भर में पिछड़े और दलितों की राजनीति के आधार पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इस चाल से विपक्ष के जातीय समीकरणों को भी झटका लग सकता है। तो 2019 के लिए ये जाल बिछाया जा रहा है। फिलहाल आगे घंटी बजाओ आप देखेंगे अनुराग मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में कहर मचाया हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से एक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कोई भी हिल जाएगा। मकान किस तरह ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाता है तस्वीरों में, इसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।